हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 32 ऑफ प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज। आज हम लोग देखेंगे, ये हमारा पार्ट 2 होगा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से जो 17 प्लस क्वेश्चंस आने हैं आईआर और मैपिंग सीरीज से, हमें इनको अच्छे से टारगेट करना है। रेस्ट आपका मॉडर्न हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होना चाहिए एंड सेकंड इज योर पॉलिटी। अगर ये तीन एरियाज पर आप अच्छे से कमांड कर लेते हैं, योर समवॉट नियर टुवर्ड्स द कट ऑफ। ओके, आप इजिली 40 क्वेश्चंस तक इजिली पहुंच जाओगे। इसके ऊपर आपका एसएनटी एंड एनवायरमेंट से और इकोनॉमी से आने वाला जो करंट अफेयर है, जो कि हम लोग प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में कर रहे हैं अच्छे से। ओके, स्पेशली दी वर्बेटिम बेस्ड क्वेश्चंस आप टारगेट कर सकते हैं। हमें 65 क्वेश्चंस तक सेफली पहुंचना है। ओके, तो चलिए, चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ऑलमोस्ट 10 इयर्स कंप्लीट हुए 2023 में। तो देखते हैं कितना प्रोग्रेस किया है इसने और क्या इश्यूज हैं। ये आप देख सकते हैं, इसके दो पार्ट हैं। एक है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, ओके, जो कि लैंड रूट से जा रहा है, और दूसरा है मैरीटाइम, जो कि आपका यहां से साउथ चाइना सी से होते हुए इंडियन ओशन को टच करके और फिर यहाँ गल्फ ऑफ एडन से होते हुए स्विस कैनाल से पास होते हुए इटली में जाएगा। ओके, और उधर से जो लैंड रूट चल रहा है वो भी इटली में ही आके मर्ज करेगा। तो रिमेंबर दिस कि अमंग दी G7 कंट्रीज, कल हमने G8 ग्रुपिंग और ये सब बात की थी। G7, ठीक है, रशिया को निकालने के बाद ये G7 कहलाया है, पहले G8 था। G7 मेंबर्स में से सिर्फ इटली ही एक मेंबर था जिसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन किया था। और ये एक तरह का मॉरल बूस्टर था चाइना के लिए कि देखिए यूरोपियंस भी हमारे साथ आ रहे हैं। यूएस और बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, क्योंकि इस पे काफी सारे कंसर्न्स उठे। फर्स्ट, कि इसकी पूरी जो डिजाइनिंग है इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, आप ग्लोबल लेवल की बात कर रहे हो, बट पूरी डिजाइनिंग तो चाइना ने अकेले नहीं की है। ओके, विदाउट एनी कंसल्टेशन विद एनी अदर कंट्रीज। सेकेंड इज, काफी ओपेक नेचर है इसकी फाइनेंसिंग का लेकर, क्योंकि चाइना क्या करता है, अपने यहाँ के जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, उनसे लोन दिलवाता है पहले। ठीक है, जैसे हमारा एसबीआई हो गया, उसी तरह चाइना के बड़े बड़े बैंक्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन्हीं को प्रोजेक्ट दिलवा देता है, और यानी कि वो फाइनेंस भी खुद प्रोवाइड कर रहा है अपने बैंक्स के थ्रू। राइट, तो उस कंट्री पे डेट बढ़ेगा। दूसरा, वो अपनी ही जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, जो कंपनीज हैं, उन्हीं को वो प्रोजेक्ट दिलवा रहा है, वहीं से वहीं पे काम करने के लिए वो अपने ही आदमियों को भेज रहा है। तो लोकल लोगों के लिए ना तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है और ना वहां की इंडस्ट्रीज को उससे कोई बेनिफिट हो रहा है। राइट, और फिर अल्टीमेटली आप उनको डेट में ट्रैप कर लेते हो, और फिर आप वही करते हो जो आपने श्रीलंका के साथ किया। हम्बनटोटा पोर्ट को 99 ईयर की लीज पे ले लिया। क्लियर है यहां तक? ओके, नाउ सी कहां से शुरू हो रहा है ये रोड वाला इनिशिएटिव। जियान से शुरू होगा और वेनिस में जाके मर्ज होगा। लास्ट ईयर इसी तरह के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए थे आपको, कौन सा कहां से कॉरिडोर स्टार्ट हो रहा है, कहां पे मर्ज हो रहा है। राइट, तो जियान से स्टार्ट होगा एंड वेनिस पे जाकर मर्ज होगा। सिमिलरली मैरीटाइम वाला फुझौ से स्टार्ट होके आपका अगेन वेनिस पे ही जाकर मर्ज होगा। क्लियर? नाउ, अब आप इसमें पूरे में देख सकते हैं कि इंडिया कहीं भी इसका पार्ट नहीं है। यहां पर ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये भी बांग्लादेश को टच कर रहा है, हमें टच नहीं कर रहा है। इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया है। चलिए, तो इसके दो दो पार्ट हैं। फर्स्ट इज सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, जो कि एशियन टाइम्स में भी यही यूज हुआ करता था। चाइना सिल्क के लिए फेमस था, ओके, स्पाइसेस के लिए भी फेमस था इंडिया के साथ साथ, और पूरा का पूरा जो इसका जो सबसे बड़ा मार्केट था, जो कंजम्पशन था, वो था यूरोप अंडर द रोमन एम्पायर। और तो ये एंशियंट रूट को ही दोबारा रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। This segment of BRI is dedicated to improving connectivity, infrastructure, and links across Eurasia through a network of overland transportation route. This is the first part. Second is maritime route, यानी कि ओशंस के थ्रू जाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। यानी कि आप समझ सकते हो कि कई पोर्ट्स डेवलप किए जाएंगे, ठीक है, अलग अलग जगह पर। अभी हम आएंगे उस पर भी। दिस बिगिंस फ्रॉम साउथ चाइना सी टुवर्ड्स इंडो चाइना जाएंगे, यानी कि आसियान कंट्रीज के वाटर से होते हुए फिर इंडियन ओशियन से होते हुए अफ्रीका और यूरोप पहुंचेगा। अब इसकी कॉरिडोर्स देख लीजिए, इसमें मोस्टली ये फोकस करेगा 6 की कॉरिडोर्स पर। पहला, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और यही वो रीजन एक्सक्यूज दिया इंडिया ने जिस वजह से हमने ज्वाइन नहीं किया है। वो कह रहा है कि ये जो हमारा पीओके है, ओके, गिलगिट बल्तिस्तान जो रीजन है, जिसको इंडिया कहता है कि इंडिया का पार्ट है, बट पाकिस्तान ने इसको इलीगली ऑक्यूपाई किया है। तो इन्होंने वहां से एक रोड निकाल रखा है, और इसी को क्रिटिसाइज करते हुए हमने कहा कि आप हमारी सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, इसलिए हम आपके इस प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं बनना चाहते।
क्लियर। दूसरा है यूरेशियन लैंड ब्रिज, ये जो हमने शुरू में देखा था, ये वाला जो रूट है, ये है यूरेशियन लैंड ब्रिज, ये इसका सेकंड पार्ट बनेगा। थर्ड इज चाइना एंड इंडो चाइना पेनिनसुला। इंडो चाइना पेनिनसुला मतलब ये जो आसियान कंट्रीज वाला, ये जो पूरा आसियान कंट्रीज वाला रीजन कहलाता है, इसको हम लोग इंडो चाइना रीजन भी कहते हैं। नेक्स्ट है चाइना मंगोलिया रशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि ऊपर नॉर्दर्न साइड जाएगा। ये है चाइना, यहां से ऊपर गए मंगोलिया और फिर यहां से होते हुए रशिया। ओके, तो ये तीसरा लिंक बनेगा। देन चाइना सेंट्रल एशिया एंड वेस्ट एशिया, यानी कि ईरान के थ्रू होते हुए जाएंगे। और लास्टली चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। हमारा मेन कंसर्न इन दो पे रहा, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये हमारी सॉवरेनिटी को वैलिड करता है, तो हमने इसका पार्ट नहीं बने। चाइना वाला कॉरिडोर पहले एक्चुअली किसी और फॉर्म में आया था, वो आया था बीसीआईएम कॉरिडोर के नाम पे। ठीक है, इसमें मेंबर बनाना चाहता था चाइना बांग्लादेश को, खुद को, इंडिया को और म्यांमार को। लेकिन जब इंडिया ने इसे वॉकआउट कर दिया है, तो बांग्लादेश वाला भी इन्होंने फिलहाल के लिए खत्म कर दिया था और इसका नाम चेंज कर दिया, दैट इज चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। और चाइना में एक पोर्ट है क्योक्यू पोर्ट, कि वो चाइना ही डेवलप कर रहा है। और मैंने आपको म्यांमार की जो एक लेक्चर किया था 450 प्लस में, मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया था कैसे वहां पर जो छोटे छोटे एथनिक ग्रुप्स खड़े हो गए, उनको चाइना यूज कर रहा है इंडिया के प्रोजेक्ट्स को डिरेल करने के लिए। और बीसीआईएम कॉरिडोर को जान लेते हैं, क्योंकि इंडिया ने मना कर दिया था कि मैं इस बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार जो बीसीआईएम कॉरिडोर जो बन रहा था उसको ज्वाइन हमें नहीं करना है, क्योंकि आप जो पाकिस्तान से निकाल रहे हो यानी कि पीओके से, वो हमारा सॉवरेनिटी को वैलिड करता है। ठीक है, और पाकिस्तान में भी गौधार पोर्ट पे खत्म होता है वो सीपैक प्रोजेक्ट, और गौधार पोर्ट आता है बलूचिस्तान प्रोविंस में। ओके, जो कि और उस गौधार के बाजू में ही इंडिया ने भी फिर ईरान में चाबहार पोर्ट डेवलप करने की कोशिश की। नाउ इंडिया जब बाहर निकल गया तो बीसीएम कॉरिडोर भी स्टॉल हो गया, एंड दिस वाज रिप्लेस्ड बाय चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्लियर। क्वेश्चन देख सकते हो आप 2016 में। नो सी अगेन मैं आपको कह रहा हूं, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने आज तक वो वीडियो डाल रखे हैं यूट्यूब पे कि मैंने 2016 में 140 स्कोर किया, 160 स्कोर किया। हाँ किया था, बहुत लोगों ने किया था। बट अगर आज तक हिस्ट्री में सबसे इजी कोई पेपर आया है प्रीलिम्स का, तो वो 2016 का था। ओके, दी ओनली थिंग वॉज दैट वी ऑल वर लकी कि उस साल पेपर इतना इजी आया, एकदम फैक्चुअल बेस्ड, और पूरा का पूरा उस साल विजन की पीटी से ही आ गया था। सबसे इजी पेपर था, कट ऑफ भी हाई गया उसकी वजह से ऑब्वियसली, बट अगेन बहुत इजी पेपर था। जो लोग इस सोर्स को उस साल रेफर किए थे, देवर बहुत बड़े एडवांटेज में थे। जिन्होंने कुछ और सोर्स रेफर किए थे वो थोड़ा सा पीछे रह गए थे। उसके बाद 2018 तक आते आते यूपीएससी ने डेलिबरेटली ऐसा पेपर डिजाइन करना शुरू किया है कि उसने विजन को बिल्कुल एकदम यूजलेस बना दिया है। Okay, anyway, चलिए, Belt and Road Initiative sometimes seen in news in context of China. Okay, इजी क्वेश्चन था। मेंस पे काफी क्वेश्चन आए, जैसे कि ये सब हम बातें करेंगे मेन सीरीज में। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कीजिए, इट इज व्यूड एज ए कार्डिनल सबसेट ऑफ चाइनाज लार्जर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। मैंने आपको बताया उसके छह लिंक डेवलप कर रहा है, उस छह में से एक लिंक है सीपैक। ठीक है, बीआरआई के छह लिंक में से एक लिंक है आपका CPEC. Give a brief description of CPEC and enumerate reasons why India has distanced itself from the same. Okay, क्योंकि हमारी ये sovereignty को violate करता है। China is using its economic relation and positive trade surplus as a tool to develop potential military power status in Asia. In the light of this statement, discuss the impact of on India and her neighbor. तो यहाँ पे आपको सभी पे बात करनी होगी, चाहे वो पाकिस्तान का हो, म्यांमार का हो या श्रीलंका पे। वहां पर वो अपनी इकोनॉमिक पावर को यूज कर रहा है, इकोनॉमिक रिलेशंस को, क्योंकि ट्रेड के लिए सब चाइना पर डिपेंडेंट है। उन्हें जब तक चाइना से रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, ये कंट्रीज या इवन इंडिया भी अपनी खुद की इंडस्ट्रीज को डेवलप नहीं कर सकती। और बदले में ये क्या मांगता है फिर, श्रीलंका से हम्बन टोटा पोर्ट मांगता है, म्यांमार से कैक्टू पोर्ट मांगता है, पाकिस्तान से गौधार पोर्ट मांगता है। और आपका जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है वहां पर भी इसने जिबूती पे भी अपना एक नेवल बेस बनाया हुआ है, जिबूती। राइट, और फिर इस इकोनॉमिक रिलेशन को, और पॉजिटिव तो है ही ट्रेड सरप्लस, ओके, इसी के फेवर में रहता है हमेशा, यानी कि ये ज्यादा एक्सपोर्ट करता है और इन देशों से कम इंपोर्ट करता है। तो इसको ये डेवलप कैसे कर रहा है, पोटेंशियल मिलिट्री पावर के रूप में। ऑलराइट, तो इन्हीं सब पॉइंट्स के अक्रॉस आपको इसको डिस्कस करना होगा, कैसे ये पहले आपको डेट ट्रैप में फंसाता है ड्यू टू फाइनेंसिंग फ्रॉम इट्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट विद फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। देखिए, मैंने आपको टूरिज्म का भी बताया था कि कैसे ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में हजारों लोग काम कर रहे हैं। इन हजारों को वो फॉरेन ट्रिप फाइनेंस करता है कि जाइए, गवर्नमेंट आपको ट्रिप फाइनेंस कर रही है, हॉलीडेज श्रीलंका जाइए या मालदीव जाइए। क्यों? क्योंकि वो अपने
इस हॉलीडे पैकेज को भी यूज कैसे कर रहा है एज अ पार्ट ऑफ सॉफ्ट डिप्लोमेसी। ओके, तो मेंस की बात मेंस की टाइम करेंगे। अभी हम आगे चलते हैं। क्यों क्रिटिसाइज हो रहा है ये बीआरआई इतना ज्यादा? सी, दो सबसे बड़े रीजन जो है दैट दीज प्रोजेक्ट्स आर बिल्ड यूजिंग लो इंटरेस्ट लोन्स एज अपोज टू एड ग्रांट्स। यहां पर चाइना जो देता है आपको वो लोन दे रहा है, वो लो इंटरेस्ट है वो ठीक है, बट वो लोन के फॉर्म में दे रहा है आपको, ऐसे कोई ग्रांट नहीं दे रहा है कि ये पैसे लीजिए और अपने प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर लीजिए। है? तो कहीं ना कहीं वो डेट आप पे बनेगा ही। आज श्रीलंका का 10% डेट जो है वो अकेले चाइना की तरफ से आता है? और उसके बाद फिर इतनी ओपेसिटी है इसमें कि और जिन कंट्रीज ने इसको डेट दे रखा है ना श्रीलंका को, वो कंट्री समझ नहीं पाती हैं कि क्या करें इस डेट का। चाइना, क्योंकि चाइना उसमें आता नहीं है। हमने एक पेरिस क्लब नाम की देखा था, पेरिस क्लब न्यूज़पेपर में, राइट? वो वही है जिन्होंने श्रीलंका को डेट दे रखा है। ये लोग रिस्ट्रक्चर करने की बात करते हैं, बट चाइना कहता है कि मैं रिस्ट्रक्चर करूंगा या नहीं करूंगा, टर्म्स एंड कंडीशन लोन की वो मैं श्रीलंका से अकेले में बात करूंगा, मैं आप लोग के साथ बैठ के डिसाइड नहीं करूंगा ये, राइट? तो ओपेकनेस बहुत ज्यादा है। बीआरआई इन्वेस्टमेंट हैव इन्वॉल्व ओपेक बिडिंग प्रोसेस एंड रिक्वायर्ड द यूज ऑफ चाइनीज फर्म। अब जब कोई प्रोजेक्ट आता है उसके लिए बिड भी निकालती है गवर्नमेंट की कौन सी कंपनी आके इस पोर्ट को डेवलप करना चाहेगी, तो ये बिडिंग प्रोसेस भी काफी ओपेक होता है। सब पहले से ही फिक्स होता है कि चाइनीज कंपनी को ही देना है क्योंकि पैसा पहले दे रखा है चाइना ने, राइट? तो इसमें भी ओपेकनेस है। एज अ रिजल्ट कॉन्ट्रैक्टर्स हैव इन्फ्लेटेड कॉस्ट लीडिंग टू कैंसल्ड प्रोजेक्ट्स एंड पॉलिटिकल बैकलैश। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी क्या है ये भी जान लीजिए। ठीक है, it is a term used to describe financial relationship between a creditor country यानी कि चाइना and borrowing nation यानी कि श्रीलंका या मालदीव्स। In this relationship, creditor country extend debt to borrowing nation and to increase their political leverage। मैं आपको लोन दे रहा हूं बट एट द सेम टाइम आप पे पॉलिटिकल प्रेशर भी बिल्ड कर रहा हूं कि देखिए या तो आप मेरा लोन चुका दीजिए या फिर अगर आप चाहते हो तो मैं इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रिस्ट्रक्चर कर सकता हूं अगर आप मुझे कोई पॉलिटिकल बेनिफिट देते हैं तो। ओके, लाइक आप मेरे यहाँ की एक प्राइवेट कंपनी को अपना पोर्ट लीज पे दे दीजिए 99 ईयर्स के लिए, और ये लोन के जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ। लाइक अगर आपको 25 साल में लोन पे करना था तो आप 50 साल में कर लेना आप। ओके, आपको हर साल 10% इंटरेस्ट देना था तो आप 5% इंटरेस्ट दे लेना आप। ओके, ये टर्म्स एंड कंडीशन मैं आपके साथ चेंज कर दूंगा बट एट द सेम टाइम कुछ ना कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी क्रिएट करेगी वो कंट्री। यही चाइना करता है। ओके, इसलिए हम्बनटोटा पोर्ट 99 ईयर की लीज पर देना पड़ा चाइनीज कंपनी को। क्रेडिटर कंट्री यानी चाइना में इंटेंशनली एक्सटेंड एक्सेसिव क्रेडिट, जानबूझकर हद से ज्यादा क्रेडिट देते हैं ये लोग टू द डेटर कंट्री विद द इंटेंशन ऑफ एक्सट्रैक्टिंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंसेशन। अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत ज्यादा किया है चाइना ने। अफ्रीकन कंट्रीज में रोड, रेलवे, ब्रिज वगैरह बनाने के नाम पर बहुत पैसा दिया गया इन कंट्रीज को। उसके बाद जब ये कंट्रीज को पता है कि इनकी आपने बना लिए, चलो एक अफ्रीकन कंट्रीज में आपने एक्सप्रेस वे बना लिए, आपने पोर्ट्स बना लिए, राइट, आपने हाईवेज बना लिए, ब्रिज बना लिए, बट द थिंग इज कि उनसे उतना रेवेन्यू जनरेशन हो ही नहीं रहा क्योंकि आपके यहाँ के लोगों की परचेसिंग पावर ही नहीं है उतनी कि वो यूज कर पाए या वो कोई आपको बहुत ज्यादा हाई टॉल दे पाए, आपको टॉल रेट भी कम रखने पड़ेंगे फिर, राइट? तो उतना रेवेन्यू जनरेशन प्रोजेक्ट से नहीं हो रहा है इन अफ्रीकन कंट्रीज में। लेकिन जो लोन दिया था चाइना ने वो तो पे करना पड़ेगा, तो वो लोन पे करने के लिए अफ्रीका पे प्रेशर बनाया जाता है अफ्रीकन नेशंस पे कि आप अपनी जो माइंस है ना, स्पेशली रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, ये मेरी कंट्री की किसी कंपनी को दीजिए, राइट? और इसी तरीके से चाइना ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स या क्रिटिकल मिनरल्स में ऑलमोस्ट 90% मोनोपोली बना रखी है अपनी। क्योंकि ये होती है इसकी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। अब इसको काउंटर करने के लिए कई कंट्रीज ने अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए, ठीक है? तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एक इनिशिएटिव आया था बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ठीक है, यहां पर ये लोग भी बीआरआई की तरह ही अलग अलग कंट्रीज में, जो डेवलप कंट्रीज हैं यूरोप की और अमेरिका एंड ऑल, ये सब मिलकर इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगी डेवलपिंग और इमर्जिंग कंट्रीज में जैसे श्रीलंका, मालदीव्स, अफ्रीकन कंट्रीज, ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके कि आप भी इन्वेस्टमेंट दे रहे हो ना अंडर बीआरआई, तो हम भी इन्वेस्टमेंट देंगे इनको अंडर ट्रिपल बी, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। यानी कि कुल मिलाकर वही करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है ग्लोबल लेवल पर। बट ये इतना ज्यादा चल नहीं पाया, तो फिर बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड में से ही निकला नया इनिशिएटिव, दैट इज पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, पीजीआईआई। ओके, तो ये बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड में से ही निकला है, या उसी को कह लीजिए कि रीपैकेज कर दिया गया है। इट इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, जो G7 कंट्रीज हैं, टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। यानी कि सीधे सीधे क्या कर रहे हैं, बीआरआई को ही काउंटर कर रहे हैं। The goal of PGII is to narrow the infrastructure gap in developing countries and accelerate the progress on sustainable development goal,
United States welcome the public and private sector stakeholders to leverage their expertise and network to drive quality infrastructure investment in low and middle income countries. ओके, तो ये बीआरआई को काउंटर करने के लिए ही इनिशिएटिव है, और याद क्या रखना है, किसका इनिशिएटिव है, G7 कंट्रीज का, राइट। और ये पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दोनों को एनकरेज करेंगे कि आप जो लो इनकम कंट्रीज हैं इनमें और ज्यादा इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है, बीआरआई को काउंटर करने के लिए। नाउ इटली, इसने अब छोड़ दिया है, बीआरआई से बाहर निकल गया। इटली वाज द ओनली G7 कंट्री टू साइन अप द बीआरआई व्हिच इट डिड इन 2019, बट अब इटली इससे बाहर निकल चुका है। और G7 ग्रुप में कौन कौन सी कंट्रीज आती है ये हमने पिछले सेशन में देख लिया था। यूएसए आता है, और यूएसए के साथ कनाडा डेफिनेटली आएगा ही। यूरोपियन यूनियन एज अ कंप्लीट आता है, और यूके क्योंकि अब अलग हो चुका है यूरोपियन यूनियन से तो ये भी आएगा इसमें। इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी बड़ी पावर है, जापान उसी टाइम पर बहुत इंडस्ट्रियली पावर हाउस हुआ करता था, और इटली, इटली अब काफी कमजोर हो गया है बट पहले तो था। ओके, तो ये सब G7 के मेंबर हैं। चलिए, अब इसी को काउंटर करने के एक और इनिशिएटिव बनाया गया विच इज नोन एज ब्लू डॉट नेटवर्क। ओके, इसको भी याद रखिए, बीआरआई को काउंटर करने के लिए ही ये सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जितने हमने भी देखे हैं। पीजीआईआई, और उससे पहले बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, और उसी तरीके से ब्लू डॉट नेटवर्क, ये भी इसी का इनिशिएटिव था। इसे लॉन्च किया था यूएसए ने। ओके, वो इनिशिएटिव था G7 का, ये अकेले यूएसए का इनिशिएटिव था। अनाउंस किया था इसने 2019 में एट द इंडिया पैसिफिक बिजनेस फोरम इन बैंकॉक। इट इज लेड बाय यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये भी फाइनेंस ही करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को। ये प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करेगा इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इमर्जिंग मार्केट्स। इट इज एक्सपेक्टेड टू सर्व एज ग्लोबल इवैल्यूएशन एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम फॉर रोड, पोर्ट एंड ब्रिज विद फोकस ऑन पैसिफिक रीजन। The projects that are approved will get a blue dot, which will set universal standards of excellence to attract private capital to projects in developing and emerging economy। क्योंकि अगर आपने किसी प्रोजेक्ट को ब्लू डॉट सर्टिफिकेशन दे दिया, राइट, ब्लू डॉट सर्टिफिकेशन दे दिया, तो उसके बाद प्राइवेट को ज्यादा भरोसा रहेगा कि हाँ ये प्रोजेक्ट अच्छा होगा, तो इसमें कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, चलिए इसमें इन्वेस्ट करता हूँ। इट विल बी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सिंबल ऑफ मार्केट ड्रिवन ट्रांसपेरेंट एंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अब ब्लू डॉट अगर किसी प्रोजेक्ट को देना तो ऐसे हवा में तो नहीं दे सकते आप बेवजह, राइट। आप ये देखोगे कि अगर यहाँ पर ये प्रोजेक्ट बनाया जाए, देखिए सपोज कोई भी प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है वहां पर, तो क्या उस प्रोजेक्ट में ऐसा इतना पोटेंशियल है कि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर ये अच्छे रिटर्न या रेवेन्यू जनरेट करके दे पाएगा, राइट। ऐसे प्रोजेक्ट्स को आप ब्लू डॉट कहोगे। अब आप कहो कि लक्षद्वीप को चलो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, वहां पर इंडिया के बहुत टूरिस्ट मालदीव जाते हैं, तो शायद लक्षद्वीप प्रेफर करेंगे, पास में भी रहेगा, इंडियन करेंसी भी यूज हो पाएगी, और सेम टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो फिर मालदीव जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे किसी प्रोजेक्ट को ब्लू डॉट दिया जा सकता है, और फिर प्राइवेट सेक्टर को ये अश्योरेंस रहेगा कि हाँ इस प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहां से रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा, तभी इसको ब्लू डॉट दिया गया है। क्लियर? तो मार्केट ड्रिवन, ट्रांसपेरेंट एंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। It will foster sustainable economic growth by promoting excellence in infrastructure development and supporting alternatives to predatory lending। ठीक है, इसको अल्टरनेटिव ही बनाया जा रहा है ताकि आप चाइना के डेट ट्रैप में ना फंसें। Principles: The Blue Dot Network will use infrastructure development principles set by G20 and G7 nation as a foundation of its standard, and OECD will provide the technical and operational input to this global certification process। Okay, I hope ये बात समझ में आई हो। चलिए, अब दो इनिशिएटिव देख लिए हमने, पीजीआईआई, ओके, ब्लू डॉट देख लिया। थर्ड इनिशिएटिव है यूरोप का ही ग्लोबल गेटवे। पीजीआईआई G7 का इनिशिएटिव था, ब्लू डॉट यूएसए लेड इनिशिएटिव था, एंड दिस ग्लोबल गेटवे इज एन इनिशिएटिव लेड बाय यूरोप, ओके, यूरोपियन यूनियन। इट इज ए न्यू यूरोपियन स्ट्रेटेजी टू बूस्ट स्मार्ट, क्लीन एंड सिक्योर लिंक्स इन digital energy transport and strengthen the health education research system across the world। ओके, यहाँ पे सिर्फ अकेले इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस नहीं किया जा रहा है, बट सब पे फोकस किया जा रहा है। जैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है हमारा, हेल्थ, एजुकेशन, राइट, रिसर्च सिस्टम। उसी तरह से फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में डिजिटलाइजेशन को बूस्ट करना है, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, इन सब में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है। इट इज एन अम्ब्रेला स्ट्रेटेजी टू सिंक्रोनाइज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग EU and member states global infrastructure investment programs। Global Gateway aims to mobilize 300 billion euros यानी कि $337 billion over a 5-year period to invest in digital and transport infrastructure, green and energy generation, transmission, etc.
In addition to smaller EU grants, Global Gateway tap into national and EU resources from financial institutions and development banks, private capital, etc. Okay, तो दिस इज द थर्ड इनिशिएटिव जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ही काउंटर करने के लिए बनाया गया है। ऑलराइट, अब ये तो हो गई यूएस, यूरोप और इन सब की बातें, G7 की। क्या इंडिया भी कुछ कर रहा है इसको काउंटर करने के लिए? तो हाँ, बिल्कुल कर रहा है। इंडिया ने लॉन्च किया था आइडियाज प्लान। ओके, इंडिया इंडियाज काउंटर टू बीआरआई सपोर्टेड बाय लाइन ऑफ क्रेडिट। इसमें हम लाइन ऑफ क्रेडिट देंगे, यानी कि लो इंटरेस्ट पर लोन देंगे, जैसे हम लोग बांग्लादेश को देते हैं, भूटान को दे रहे हैं। अभी हमने 10,000 करोड़ अप्रूव किए, उसी तरीके से हमने मालदीव्स के लिए भी इस बार बजट में 700 करोड़ अप्रूव किए। भाई, इस तरह की लाइन ऑफ क्रेडिट यानी लो इंटरेस्ट रेट पर हम आपको इन्वेस्टमेंट देंगे टू दी कंट्रीज इन एशिया, अफ्रीका, सिस एंड लैटिन अमेरिका। ओके, अब ये जो ग्लोबल लेवल पर दो इनिशिएटिव लॉन्च हुए ना, आईएमईसी एंड आईएनटीसी, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एंड इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो अभी G20 समिट में लॉन्च हुआ था, ये दोनों इनिशिएटिव इस इंडिया के आइडियाज प्लान का ही पार्ट है। कि याद रहेगा, ये वाला आईएमईसी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं इन डिटेल भी मेंस 450 में। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, अब इनसे आपको जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मोस्टली, वो पूछे जा सकते हैं कि किन कंट्रीज से पास होगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट और जो कि डेफिनेटली पूछा जाएगा, आईएमईसी में इसके अक्रॉस अलग अलग पोर्ट्स लोकेटेड हैं, वो किस किस कंट्री में लोकेट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो चलिए पहले आईएमईसी देखते हैं। पोर्ट्स के नाम पे फोकस कीजिएगा। इंडिया में तो चलो मुंबई है, मुंबई में आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, और यहाँ पे इधर मुंद्रा पोर्ट है, वो भी इसका पार्ट रहेगा। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं। इसके पहले तो दो पार्ट है, एक तो ये नॉर्दर्न वाला, ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट, और एक ये सदर्न वाला लिंक। ठीक है, ये दो लिंक याद रखो पहले। दूसरा, यूएई में हम एंटर करेंगे सबसे पहले जाबेल अली पोर्ट पर। ठीक है, याद रहेगा। उसी तरीके से अल गुवाइफत, ओके, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, अल गुवाइफत, ये दो पोर्ट हैं आपके यूएई में, नाम याद रखिएगा। सिमिलरली हरद, रियाद एंड अल हदीता, ये तीन पोर्ट हैं सऊदी अरेबिया में। हाइफा इजराइल, ये इजी है, ठीक है, अडानी ग्रुप को इसका कंट्रोल मिला है। और ग्रीस में पेरिस, ठीक है, ये भी अडानी ग्रुप को, कि दोनों पोर्ट का इस वक्त जो मैनेजमेंट है वो अडानी ग्रुप ही कर रहा है। ठीक है, दोनों पोर्ट का ऑपरेशन अडानी ग्रुप को मिला है। हाइफा इजराइल में है, पेरिस ग्रीस में है, ये याद रहेंगे। जैबल अली एंड अल गुफात ये यूएई में है, और रियाद, हरद एंड अल हदीता ये आपका सऊदी अरेबिया में है। ओके, इंडिया से कौन कौन से कनेक्ट हो रहे हैं? इंडिया से मुंद्रा पोर्ट गुजरात, कांडला पोर्ट गुजरात, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नवी मुंबई। उसी तरीके से यूएई में तीन है, फुजायरा, जैबल अली एंड अबू धाबी। ओके, इसके अलावा एक ये भी है आपका अल गुफाविद, आई थिंक इसी को फुजायरा कहते होंगे शायद, एनीवे। उसके अलावा दम्मम एंड रास अल खेर पोर्ट, ये भी सऊदी अरेबिया में आते हैं दोनों, दम्मम एंड रास अल खेर। अब देखिए ये जो पोर्ट्स है ना, अल हदीता, रियाद एंड हरद, ये सब लैंड पोर्ट हैं। ठीक है, ये लैंड पोर्ट है, ये कोई ओशियनिक पोर्ट नहीं है, ये लैंड पोर्ट है। जबकि ये जो है दम्मम एंड रास अल खेर, दीज आर द ओशियनिक पोर्ट्स। रेलवे लाइन कनेक्ट दी फुजारिया पोर्ट टू हाइफा पोर्ट इन इजराइल वाया सऊदी अरेबिया, गुफाविद एंड हरद। हाइफा पोर्ट इजराइल में है, पेरिस पोर्ट ग्रीस में। इसके अलावा जो दो और याद रखने हैं वो है मैसीना पोर्ट साउथ इटली एंड मार्सेल पोर्ट इन फ्रांस। ये दो जरूर याद रखना, ठीक है। ये दो ज्यादा न्यूज में नहीं रहे हैं, इसलिए यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप थोड़ा सा रिसर्च खुद से करें और इन पोर्ट्स के नाम याद रखें। ठीक, ये मैच द फॉलोइंग में तीन पोर्ट के नाम आपको दिए जा सकते हैं और सामने कंट्रीज के नाम दिए जा सकते हैं, और फिर ऑप्शंस उसी तरीके से आएंगे, ओनली 1 पेयर करेक्ट, 2 पेयर करेक्ट, 3 पेयर करेक्ट और 4 पेयर करेक्ट। ठीक है, और फिर जब तक आपको सारे पोर्ट नहीं पता होंगे आप ऐसे क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते। क्लियर? पेरिस ग्रीस, मैसीना साउथ इटली एंड मार्सेल फ्रांस। ओके, चलिए नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात करते हैं। अभी अगर हमें मान लो रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग तक जाना है तो कितना लंबा घूम के जाना पड़ेगा? अरेबियन सी को क्रॉस करेंगे, यहाँ पे रेड सी को क्रॉस करेंगे, देन मेडिटेरियन सी को क्रॉस करेंगे, फिर नॉर्थ सी से होते हुए बाल्टिक सी से होते हुए हम सेंट पीटर्सबर्ग रशिया पहुंचेंगे। काफी लेंथी रूट है। ओके, और फिर इस रीजन में प्रॉब्लम कर रखी है हाउदी रेबल्स ने। अभी देखिए रेड सी क्या, ये तो मैंने आपके साथ अभी जो डिस्कस किया है ये आईएमईसी कॉरिडोर है, ठीक है, वो आपका इधर पर्शियन गल्फ साइड आ रहा है। ठीक है, ये जो रेड सी वाला
जो रूट है इसके अक्रॉस भी काफी सारे पोर्ट लोकेटेड हैं अलग अलग कंट्रीज पे, जो एग्जाम के लिए जानना जरूरी है। ये मैंने आपको मेंस 450 प्लस में एक लेक्चर दिया था ऑन रेड सी, उसमें मैंने आपके साथ ये पोर्ट्स डिस्कस करे थे। बाकी एग्जाम से पहले मैं आपके साथ एक वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज करूंगा, उसमें भी ये सारे पोर्ट दोबारा डिस्कस होंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, हमारा जो टारगेट है, हम 65 क्वेश्चंस को स्मार्टली टैकल करना चाहते हैं, नॉट लाइक कि ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो। देखो वो नहीं होगा, वो चीज नहीं हो पाती, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। यूपीएससी का कोई स्टैटिक सिलेबस नहीं है, आपका रोज एक न्यूज़पेपर आता है, आपका सिलेबस इंक्रीज हो जाता है। राइट, सो बी स्मार्ट कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या स्किप करना है। यू नीड टू फिल्टर आउट द कंटेंट। योर ब्रेन हैज अ लिमिटेड कैपेसिटी टू remember what you have read, and ultimately you have a limited time for revision as well. Okay, तो चलिए इस लॉन्ग रूट को शॉर्ट करने के लिए हमने क्या किया, हमने रशिया तक पहुंचने के लिए शॉर्ट रूट किया। सबसे पहले हम जाएंगे ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ कैस्पियन सी है ये, कि कैस्पियन सी, इसके अक्रॉस कंट्री कौन से लोकेटेड है ये आपसे पूछा जाता है, तो इसके लिए याद रखिएगा आप तारीख वर्ड को। ओके, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान एंड कजाकिस्तान। क्लियर। तो यहां से बंदर अब्बास पोर्ट से ईरान में है, यहां से हम लोग निकलेंगे अजरबैजान की तरफ, बाकू पोर्ट, उसके बाद अस्त्राखान, देन मॉस्को एंड देन सेंट पीटर्सबर्ग। तो काफी शॉर्ट है ये रूट इस एज कंपेयर टू जो हम यहाँ से जा रहे थे, और यहाँ पे हाउदी रिबल्स ने वैसे ट्रेड को काफी परेशान कर रखा है। लेकिन ये रूट कभी इतना टेक ऑफ नहीं कर पाया, उसका मेन कल्प्रिट था यूएसए। उसने ईरान पे इतने सैंक्शंस लगा दिए कि ये प्रोजेक्ट कभी उतना ज्यादा टेक ऑफ कर ही नहीं पाया। अब तो रशिया पर भी सैंक्शन है, ठीक है। अब एक प्रोजेक्ट में अगर दो कंट्रीज पे सैंक्शन लगे होंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है ट्रेड करना। ओके, नाउ कुछ कीवर्ड्स देखते हैं इसके। फर्स्ट इज मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन रूट। मल्टी मॉडल का मतलब क्या है, देखिए यहां से पहले हम किसके थ्रू गए, सी के थ्रू गए, फिर यहाँ से रोड के थ्रू, रेलवे के थ्रू जाएंगे, फिर वापस से सी के थ्रू जाएंगे, उसके बाद वापस से रोड एंड रेलवे के थ्रू जाएंगे। यानी कि मल्टी मॉडल, अलग अलग तरह के मॉडल यूज कर रहे हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन, इसलिए हम इसको कह रहे हैं मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन रूट। लिंकिंग इंडियन ओशियन एंड द पर्शियन गल्फ टू द कैस्पियन सी वाया ईरान एंड ऑनवर्ड टू नॉर्दर्न यूरोप वाया सेंट पीटर्सबर्ग इन रशिया। ठीक है। कब ये आइडिया आया था दिमाग में, 2000 में, टू बिल्ड ए ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर लिंकिंग रशिया बाल्टिक सी कोस्ट टू इंडिया वेस्टर्न पोर्ट्स इन अरेबियन सी। रशिया, India and Iran signed the preliminary agreement to develop 7200 किलोमीटर लॉन्ग INTC in 2002। फिर 2002 में इसको हमने एग्रीमेंट को साइन किया और अजरबैजान ने ज्वाइन किया 2005 में। इसके बाद रेटिफाई किया गया बाय 13 अदर कंट्रीज जो इसके अक्रॉस लोकेटेड हैं। अगर शुरुआत कहाँ से होती है, तो ये शुरू होगा मुंबई से। इट विल गोज टू बंदर अब्बास एंड बंदर ए अंजिल इन ईरान एंड देन क्रॉस टू कैस्पियन सी टू रीच द अस्त्राखान, मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग। ऑलराइट, नेक्स्ट न्यूज में था हमारा ईस्ट एशिया समिट। अब देखिए ईस्ट एशिया समिट के बारे में जानने से पहले पहले ये जानिए कि हम ईस्ट एशिया किन कंट्रीज को कहते हैं। ईस्ट एशिया की जब हम बात करते हैं तो उसमें आ जाता है आपका चाइना, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया एटसेट्रा। ठीक है, ताइवान भी है, वो चाइना का पार्ट है, वो बात अलग है। ठीक है, ये जो इधर का है पूरा आपका जापानीज सी और ईस्ट चाइना सी के बीच का एशियन कंट्रीज, इनको हम मोस्टली कहते हैं ईस्ट एशिया रीजन। ठीक है, इनको ईस्ट एशियन कंट्रीज माना जाता है। इसके नीचे जो है वो साउथ ईस्ट कंट्रीज मानी जाती है, यानी आसियान ग्रुप माना जाता है वो। इसका ओरिजिन कब हुआ, 1990 में इन्होंने प्रपोजल दिया ईस्ट एशियन इकोनॉमिक ग्रुप बनाने का। बाद में इसको रिवाइव किया गया थ्रू ASEAN+3। ASEAN+3, आसियान में 10 कंट्रीज आती हैं, ये भी हम आज देख लेंगे। आसियान में 10 कंट्रीज आती हैं, राइट। प्लस इसने कहा कि 3 बड़ी इकोनॉमीज जो है यहाँ की काफी टेक्नोलॉजिकली डेवलप हैं, अच्छी खासी पावर रखती हैं, दैट इज चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। तो इसने कहा हम इन 3 कंट्रीज को आसियान ग्रुप में नहीं मिला रहे, लेकिन इनके साथ हम लोग एक मीटिंग किया करेंगे ताकि और बेटर कॉपरेशन बनाया जा सके। ओके, ASEAN+3 इनिशिएटिव को कहते हैं। और यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट मिलना शुरू हो गए इनके, फर्स्ट टाइम 97 में मिले। फिर इन लोगों ने कहा कि चलिए इन्हीं कंट्रीज के साथ मिलकर एक ईस्ट एशियन समिट करते हैं 2005 में। तो ये जो ईस्ट एशिया की जो 3 कंट्रीज थी, चाइना, जापान और साउथ कोरिया, इन तीनों के साथ जब आसियान ने अपनी मीटिंग शुरू की तभी मिलके ये बन गया ईस्ट एशिया समिट। ऑलराइट, उसके बाद ये 13 तो यही हो गए थे, राइट। इसके बाद ये मेंबरशिप और बढ़ती चली गई, और जब ये फॉर्म में आया तब ओरिजिनली भी इसमें 16 कंट्रीज थी, उसके बाद 18 कंट्रीज और आ गई। अब ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है इनकी मेंबर कंट्रीज याद रखना। यहाँ पे आपने 3 पावरफुल कंट्रीज देख ली, चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया, राइट। अब इसके बाद आप जरा ऐड कीजिए कि यहाँ पे कौन आएगा काउंटर करने के लिए।
वो लेके आएंगे वो इंडिया को। ठीक है, 14 हो गई। 14 के बाद नीचे से ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है, वो भी पास ही है, इंडियन ओशियन रीजन को टच भी करता है ऑस्ट्रेलिया, तो इन लोगों ने इसको भी बुला लिया। ओके, 16 हो गई। और फिर रशिया एंड यूएसए वर दी सुपर पावर, तो उन दोनों को भी बुला लिया, और इस तरीके से यहाँ पे हो गई टोटल 18 कंट्रीज। तो याद हो गए ना पूरे। 10 कंट्रीज आसियान ग्रुप वाली, ठीक है, 3 कंट्रीज ईस्ट एशिया की, जापान, साउथ कोरिया एंड चाइना। फिर चाइना काउंटर करने के लिए इंडिया, फिर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड नीचे से ले आए दोनों को। ओके, और ये दोनों सुपर पावर है तो वो भी आ गए। राइट, तो इस तरीके से ईस्ट एशिया समिट में 18 मेंबर्स का एक समिट होता है। ठीक है, यहाँ पे आप पूरे मेंबर्स देख सकते हैं, इजिली याद भी रख सकते हो। यूएस, रशिया, दी सुपर पावर्स, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सदर्न हेमिस्फीयर से ले आया इसको। ठीक है, इसके बाद चाइना इंडिया दोनों एक दूसरे काउंटर करती हैं, और साउथ कोरिया जापान, क्योंकि ये चाइना के साथ साथ ये 3 कंट्रीज ईस्ट एशिया से बिलोंग करती हैं। बाकी की जो कंट्रीज हैं वो पूरी की पूरी 10 आसियान कंट्रीज हैं। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की बात करते हैं। अब ये काफी न्यूज में रहा, बिकॉज इंडिया ने यहाँ पे क्या किया कि इसके ना 4 पिलर्स हैं, और इसमें टोटल पार्ट करती हैं 14 कंट्रीज। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि ये सब वॉलेंट्री है, ऐसा नहीं है कि आपको ज्वाइन करना ही करना है, या आपने ज्वाइन कर लिया तो चारों पिलर इंप्लीमेंट करने। नो, हमने 4 में से 3 पिलर ज्वाइन किए। एक पिलर जो ट्रेड से रिलेटेड है उसको अभी हमने ज्वाइन नहीं किया, हमने कहा है कि हम इसके लिए तैयार नहीं है। ये क्यों लेकर आए? क्योंकि एक आरसेप प्रोजेक्ट आया, ठीक है, चाइना लेड ग्रुप था। यहाँ पे इन लोगों ने कहा हम सारी कंट्रीज आपस में अपना ट्रेड करेंगे, टैरिफ्स को कम करेंगे एंड सो ऑन। तो यूएसए बैठे बैठे चाइना को ऐसे नहीं देख सकता था कि ये पूरे एरिया की लीडरशिप ले रहा है। ये जितनी हमने ईस्ट एशियन समिट में कंट्रीज देखी ना, रशिया इसको यूएस को हटा दो तो बाकी सब आरसेप की पार्ट है। क्योंकि आरसेप के पार्ट सारे हैं, इनफैक्ट जो हम क्वाड कंट्रीज कहते हैं, जो चाइना काउंटर करने के लिए ही बनी एक तरफ से। ठीक है, तो उस क्वाड में सिर्फ इंडिया ही इसका इंडो पैसिफिक सॉरी आरसेप का पार्ट नहीं है, बाकी सारी कंट्रीज हैं। जापान क्वाड का पार्ट है, आरसेप का भी पार्ट है। ऑस्ट्रेलिया क्वाड का पार्ट है, आरसेप का ही पार्ट है। साउथ कोरिया, ये साउथ कोरिया तो खैर उसका पार्ट नहीं है, लेकिन साउथ कोरिया क्लोज रिलेशनशिप मेंटेन रखता है यूएसए के साथ। लेकिन इन तीनों ने ज्वाइन किया चाइना लेड इनिशिएटिव आरसेप को, बट इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि हमारा कंसर्न था कि हम हमारी जो मार्केट है वो कॉम्पीट नहीं कर पाएगा, और ये चाइना, जापान, साउथ कोरिया ये फ्लड कर देंगे हमारे मार्केट को, और हम और ज्यादा इंपोर्ट पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। ओके, तो आरसेप को काउंटर करने के लिए यूएस लेड इनिशिएटिव आया, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो पहले तो इसकी कंट्रीज देख लीजिए। अब क्योंकि ये चाइना को काउंटर करने के लिए बना है, इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चाइना को इंक्लूड किया ही नहीं गया है इसमें। ओके, चाइना इज नॉट पार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, दैट इज वन थिंग। इसके अलावा अगर आप आसियान कंट्रीज सोचें कि आसियान कंट्रीज सारी इसकी पार्ट होंगी, तो नहीं है। म्यांमार नहीं है, क्योंकि वहां पर मिलिट्री रूल चल रहा है जो कि यूएसए एग्री नहीं करता। दूसरा, लाओस एंड कंबोडिया भी नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा चाइना के ज्यादा क्लोज मानी जाती है। राइट, उसी तरीके से बाकी ये सारी कंट्रीज जो बच गई हैं आसियान में, वो सब इसकी पार्ट है। फिलीपींस सबसे क्लोज दोस्त है यूएसए का यहाँ पर। ओके, वियतनाम, वियतनाम काफी हद तक चाइना के साथ 2 ही कंट्रीज सबसे ज्यादा तनातनी चलती है, वियतनाम एंड फिलीपींस की। ओके, जापान, साउथ कोरिया ये ऑलरेडी यूएसए के अलाइज हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वो सब यूरोपियंस ही बसे हैं वहां पर आकर। ओके, इसके अलावा सिंगापुर सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब है। देन कम्स द मलेशिया, इंडोनेशिया एंड ब्रुनेई। बस ये 3 कंट्रीज के नाम याद रख लो तो आपको सारे याद रहेंगे, और इधर है हमारा इंडिया। राइट, तो ये आईपीएफ की 14 कंट्रीज बनी हमारी। 4 पिलर्स पे ये काम करता है, दैट इज सप्लाई चेन रेजिलियंस, क्लीन एनर्जी, डिकार्बोनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्सेशन, एंटी करप्शन, फेयर एंड रेजिलियंट ट्रेड। हमने सिर्फ ये 4th वाला अभी ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि हमें लगता है कि अभी हम अगर इसको ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे यहाँ इंपोर्ट डिपेंडेंसी और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब जरा एक बात बताओ, आरसेप हो गया, ठीक है, दूसरी तरह ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क हो गया, ये कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने दोनों ही ज्वाइन कर रखे हैं। ठीक है? तो आप उधर भी ट्रेड का वो कम कर दोगे अपने टैरिफ्स वगैरह चाइना के साथ, आप इधर यूएसए के साथ भी कम कर दोगे, और आपके मार्केट में भी इंपोर्ट डिपेंडेंसी बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन एट द सेम टाइम अगर ये कंट्रीज उतनी कैपेबिलिटी रखती हैं कि ये लोग भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बना रही हैं, तो उनको बेनिफिट भी होगा, उनके भी एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। जैसे वियतनाम ने यूएसए का मोबाइल मार्केट बहुत तेजी से कैप्चर किया है पिछले कुछ साल में। इंडिया के भी मोबाइल एक्सपोर्ट बढ़े हैं यूएसए में, बट वियतनाम के ज्यादा तेजी से बढ़े हैं। Alright? तो चलो एक चीज तो श्योर है कि हमने भले ही आरसेप ज्वाइन ना किया हो, लेकिन इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ज्वाइन करके हमने कम से कम ये पूरा जो आसियान मार्केट था, ओके, एक्सेप्ट दीज 2 कंट्रीज, ये लाओस एंड कंबोडिया, इन 2 को अगर हम छोड़ दें तो बाकी मार्केट के साथ हम इन्वॉल्व हैं, ठीक है, थ्रू आईपीईएफ। बट अगेन द प्रॉब्लम इज कि हमने उसमें जो ट्रेड वाला पार्ट है इसको अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। ओके, तो हमारे एक्सपोर्ट्स पे अभी भी हाई ड्यूटी लगेगी। ओके, नाउ
इंडिया हैज बीन एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन आईपीएफ बट नॉट इन ऑल पिलर्स। हमने फोर्थ पिलर ज्वाइन नहीं किया है। इंडिया इज आउट ऑफ ट्रेड पिलर क्योंकि हम लोग अभी इसके लिए तैयार नहीं है। इंडिया अगेंस्ट मार्केट बैरियर्स, आईपीएफ फोकस ऑन स्ट्रॉन्ग लेबर एंड एनवायरमेंट स्टैंडर्ड्स। ओके, क्योंकि यहाँ पर आईपीएफ जो है ये कहते हैं कि आपको लेबर लॉस आपके यहाँ थोड़े स्ट्रांग होने चाहिए। लाइक आपके यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसमें चाइल्ड लेबर का यूज नहीं होना चाहिए, किसी तरह का बॉन्डेज लेबर यूज नहीं होना चाहिए। ओके, उसी तरीके से आपके एनवायरमेंट स्टैंडर्ड बहुत अच्छे होने चाहिए। यानी कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, सपोज आपने स्टील बनाया तो उसमें कितना कार्बन एमिशन किया है आपने, राइट। इस तरह के टफ एनवायरमेंटल नॉर्म्स लगाए जा रहे हैं इसमें। तो इस वजह से भी हमने ट्रेड पिलर ज्वाइन नहीं किया है कि आप लोग यहाँ पे लेबर एनवायरमेंट स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हो। इंडिया कहता है ट्रेड की बात करनी तो सिर्फ ट्रेड की करो, उसमें ये सब फालतू चीज क्यों जोड़ रहे हो। बट अब याद कीजिए कि हमने अभी देखा था एफ्टा साइन किया है हमने उन 4 कंट्रीज के साथ। एफ्टा में पहली बार ऐसा हुआ जब इंडिया ने इन दोनों पॉइंट्स को भी इंक्लूड किया है, लेबर और एनवायरमेंट को भी हमने इंक्लूड किया है एफ्टा में, जो भी एफटीए साइन किया है हमने। ठीक है, इसलिए एफ्टा वाज द फर्स्ट फर्स्ट ऐसा ऐसा एग्रीमेंट हमने साइन किया है किसी ग्रुप के साथ जिसमें हमने लेबर और एनवायरमेंटल नॉर्म्स को इंक्लूड किया है। वरना तो हमने आईपीएफ में भी ट्रेड पिलर बॉयकॉट करने पे हमने यही रीजन दिया था कि ये आप फालतू के मार्केट बैरियर्स मत क्रिएट कीजिए, लेबर एंड एनवायरमेंट। अगर हमें इससे प्रॉब्लम होती तो फिर हमने वहां पर क्यों एग्री किया, राइट। No tariff cut. The fact that IPF does not provide for tariff cut also make it unsatisfactory for India. अब आप कह रहे हो कि आप ट्रेड पिलर ज्वाइन कर लो पहले, लेकिन उसमें तो आप एक तो मुझ पे स्ट्रॉन्ग बैरियर्स लगा रहे हो लेबर और एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स के नाम पे, दूसरी तरफ आप टैरिफ भी कम नहीं कर रहे हो। इससे तो अच्छा मैं आरसेप ज्वाइन कर लेता हूँ, टैरिफ तो कट हो रहा है। Keeping economic interest as a priority, joining IPF is important to keep the growing influence of China in the Asia Pacific region in the check. However, India's economic interest cannot be put at stake. India pitching for data sovereignty. Now, this is the problem. ये जो countries है ना, स्पेशली 2 countries, जापान एंड यूएसए, ये चाहती हैं कि डेटा का फ्री फ्लो होना चाहिए ग्लोबल लेवल पर। ठीक है, इंडिया में जो भी डेटा जनरेट हो रहा है, पर्सनल नॉन पर्सनल, ये जापानीज भी यूज कर सकें, अमेरिकन भी यूज कर सकें, और फिर उनकी उबर और इस तरह की अमेजॉन, इस तरह की जो कंपनीज हैं वो सब उस डेटा को यूज कर सकें। लाइक अगर इंडियंस का सारा डेटा अमेजॉन जैसी कंपनी के साथ शेयर होगा तो फिर वो आपको सजेस्ट करते रहेंगे ये प्रोडक्ट हमारे यहाँ है। आपने सर्च किया था ना शूज, तो देखिए हमारे यहाँ इतनी तरह के इतनी कंपनियों के शूज मिल सकते हैं। यानी कि हमारा डेटा यूज होगा कि हम लोग क्या सर्च कर रहे हैं, और उसी डेटा को यूज करके अमेरिकन और जापानीज कंपनीज हमें सजेस्ट करेंगे अपने प्रोडक्ट्स। ये इंडिया कहता है कि नहीं, डेटा सॉवरेनिटी तो हमें चाहिए, इंडियंस का डेटा इंडिया में ही स्टोर होना चाहिए। यूएस एक्सप्रेस द कंसर्न्स about India's potential demands for data localization. However, India has argued that data localization necessary to maintain the data sovereignty. Okay, तो ये कुछ रीजंस हैं जो आपको मेंस में भी याद रखने चाहिए कि हम क्यों इसका पार्ट नहीं बने हैं। आईपीएफ, क्या आईपीएफ एक तरह का एफटीए? नहीं, अगर एफटीए होता तो टैरिफ वगैरह रिड्यूस किए जाते, पर हमने तो यहाँ पे देखा कि यहाँ पर कोई टैरिफ कट नहीं हो रहा है, राइट। तो नो, द यूएस हैज रिपीटेडली रिटरेटेड दैट आईपीएफ इज नॉट ए एफटीए लाइक आरसेप। ठीक है, आरसेप को काउंटर जरूर कर रहा है, लेकिन आरसेप की तरह ये कोई एफटीए नहीं है। ओके, और ना ही कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव टीपीपी। ठीक है, ये ओबामा लेके आया था ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप, लेकिन ये हो नहीं पाई क्योंकि ट्रम्प को पसंद नहीं आया। It is not involved, nor has it promised to involve future negotiation to remove the tariff or increase market access. ऐसे कोई प्रॉमिस नहीं की है इसने। ये है हमारी आसियान कंट्रीज, इजिली आप याद रख सकते हैं। इंडिया से निकलते हैं हम, तो हमने यहाँ से क्या लॉन्च किया? आईएमटी कॉरिडोर लॉन्च किया था हमने, इंडिया, म्यांमार और ये थाईलैंड। ठीक है, आईएमटी कॉरिडोर लॉन्च किया था हमने इंडिया के मणिपुर से, राइट। थाईलैंड को टच करती है 2 कंट्रीज, लाओस एंड कंबोडिया, और लास्ट में वियतनाम। ठीक है, ये पांच तो आपको यही याद हो जाएंगी। इसके बाद ये जो आप इतना देख रहे हैं यहाँ पे, ये है मलेशिया, और मलेशिया की टिप पे छोटा सा है आइलैंड सिंगापुर, हमारे बेंगलोर से भी छोटा। और ये जो पूरा आप बिखरा बिखरा देख रहे हैं इतना लंबा, ये इधर का पूरा, ये सब इंडोनेशिया का ही पार्ट बनता है। अब एक बात याद रखिएगा कि ये जो आप एक अलग आइलैंड देख रहे हो ना, इसमें 3 कंट्रीज आती हैं अकेले में। ये ऊपर का रीजन ये जो है इतना, ये है आपका मलेशिया का पार्ट, नीचे का है इंडोनेशिया का पार्ट, और यहाँ पर ये जो छोटा सा देख रहे हो ना, दिस छोटा सा रीजन, ये कहलाता है आपका ब्रुनेई। ओके, ये इसमें 3 कंट्रीज पार्ट है, और इसके अलावा फिलीपींस। ओके, तो ये बनती है हमारी आसियान कंट्रीज। एस्टैब्लिशमेंट कब हुई है? काफी पुराना है, 1967 में एस्टैब्लिशमेंट हो गई थी बैंकॉक थाईलैंड में, बाय साइनिंग आसियान डिक्लेरेशन, जिसको बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कहा जाता है।
फाउंडिंग मेंबर्स की बात करें तो 5 ही थे उस टाइम, मलेशिया सिंगापुर, क्योंकि दोनों सिंगापुर मलेशिया से ही अलग होकर निकला है। इसके अलावा फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड, 5 कंट्रीज थी। मोटो है इनका वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। आसियान सेक्रेटेरिएट इज लोकेटेड इन जकार्ता, इंडोनेशिया। फंडामेंटल प्रिंसिपल देखते हैं। अभी फंडामेंटल प्रिंसिपल वैसे ही हैं जैसे हमारी कभी पंचशील पॉलिसी हुआ करती थी। म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक दूसरे की, ठीक है, उनकी इंडिपेंडेंस, उनकी सॉवरेनिटी, उनकी इक्वालिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, नेशनल आइडेंटिटी ऑफ ऑल नेशंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे। राइट ऑफ एवरी स्टेट टू लीड इट्स नेशनल एग्जिस्टेंस फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, सबवर्जन और कोर्जन, एक दूसरे के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, सेटलमेंट ऑफ डिफरेंसेज और डिस्प्यूट इन ए पीसफुल मैनर, रिनंसिएशन ऑफ थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स एंड इफेक्टिव कोऑपरेशन अमंग देमसेल्व्स। तो देखिए ये चीज हो रही है 1967 में, और इससे पहले इंडिया यानी कि हमारे नेहरू जी पंचशील एग्रीमेंट साइन कर चुके थे, ठीक है, उन्होंने पंचशील की बात की थी, उसमें ये सारे पॉइंट्स थे, इसलिए नेहरू को बहुत विजनरी माना जाता है, ऐसा नहीं है कि जैसा आजकल दिखाया जाता है। ओके, ये 2 बार रिपीट हो गई ये स्लाइड। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, अब देखिए फर्स्ट थिंग इसकी इंडिया का पार्ट नहीं है। फर्स्ट, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारी बॉडीज हैं लेकिन सारी न्यूज में रही है। ओके, तो इंडिया अपेक का पार्ट नहीं है, दिस इज फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर, राइट। ये सारी कंट्रीज हमें एशिया पैसिफिक की पार्ट दिखती हैं, इंक्लूडिंग चाइना। रिमेंबर, चाइना इज द पार्ट, रशिया इज द पार्ट, कनाडा, यूएसए दोनों इसके पार्ट है, मैक्सिको भी इसका पार्ट है, इधर से पेरू एंड चिली। ओके, ये जो बीच की कंट्रीज है ना, इनको सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज कहते हैं, ये सब पार्ट नहीं है इसका। दो ये पैसिफिक ओशन के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है, बट ये पार्ट नहीं है। सदर्न अमेरिका से सिर्फ पेरू आता है एंड चिली आता है। फिर इधर से एज यूजुअल न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया दोनों आएंगे। पापुआ न्यू गिनी एक नई कंट्री इसमें आ जाती है, क्योंकि वो पैसिफिक आइलैंड में ही, पैसिफिक ओशन में ही लाई करती है। बाकी सब आपके आसियान कंट्रीज ही हैं, बट अगेन यहां से भी लाओस, कंबोडिया नहीं है। ये वाली जो पट्टी आप देख रहे हो, ये लाओस कंबोडिया है, इसको नहीं लिया गया है इन दिस बॉडी, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन। ओके, बाकी सब कंट्रीज सेम है, याद रह जाएगा। और नॉर्थ कोरिया कहीं भी पार्ट नहीं होता, उसको कोई कहीं भी नहीं लेता है, किसी में भी। क्लियर नाउ, इंडिया प्रेजेंटली एंजॉयज द ऑब्जर्वर स्टेटस एंड इट हैज बीन वेरी कीन टू ज्वाइन द इकोनॉमिक ग्रुपिंग एज अ फुल मेंबर। हम ज्वाइन करना चाहते हैं। इंडिया हैज एक्सप्रेस्ड द इंटरेस्ट इन ज्वाइनिंग एपेक एंड मेड ए फॉर्मल रिक्वेस्ट इन 1991। दी रिक्वेस्ट टू ज्वाइन वॉज बेस्ड ऑन इंडिया जियोग्राफिकल लोकेशन, क्योंकि देखिए आप इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हो ना, तो इंडियन ओशन को तो हम भी तो टच कर रहे हैं ना। ये देखिए, ये तो हम भी तो पूरे इंडियन ओशन को टच करते हैं, तो फिर आपने यहाँ इंडियन ओशन से हमें क्यों नहीं लिया, तब इतनी कंट्रीज को लिया। ठीक, तो जियोग्राफिकल लोकेशन पे इंडिया का पॉइंट बनता है। पोटेंशियल साइज हमारी इकोनॉमी का, किस लेवल का मार्केट है हमारे पास, एंड डिग्री ऑफ ट्रेड इंटरेक्शन विद एशिया पैसिफिक। Although many members were in favor of inclusion of India, some opposed the idea, citing the economic reforms which took place in country and claiming that it has protectionist instinct. पिछले कुछ सालों में इंडिया थोड़ा प्रोटेक्शनिस्ट हुआ है, ठीक है, याद कीजिए वो लैपटॉप वगैरह पे हमने इंपोर्ट पे बैन लगाने की भी बात की थी, राइट। तो प्रोटेक्शनिस्ट हुआ है इंडिया, इस वजह से ये लोग अब सपोर्ट नहीं करते इंडिया को। ओके, तो यहाँ पे हमने कुछ बॉडीज देखी इंटरनेशनल, ठीक है। एक सेशन और आएगा बस इसका, और आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, वो सारी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा मैं आपके साथ मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स कवर करूंगा, जहां से मैं नहीं चाहता कि आपसे गलतियां हो, जैसे सोशियो इकोनॉमिक मूवमेंट्स हुई हैं अलग अलग। ओके, क्योंकि कई बार आप लोग पढ़ते हो, या तो समझ नहीं आती या याद नहीं रहती। ओके, आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई इट टू मेक इट इजी फॉर यू। सोशल रिफॉर्म के आगे अलावा पीस एंड ट्राइबल मूवमेंट्स जो हुई हैं वो मैं आपसे बात करूंगा। एंड लास्टली 1905 से लेके 1947 तक का जो फेज था, ठीक है, स्पेशली ये जो 1939, ठीक है, 1939 जब वर्ल्ड वॉर शुरू होती है, कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन कर देती है, वहां से लेके आजादी तक इतने आए हैं, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, दिस और दैट, शिमला मीटिंग एंड ऑल, कि आप अच्छे कंफ्यूज हो जाते हैं वहां। तो ये वाला जो फेज है 39 से 47, इस पे मैं आपके साथ एक वीडियो सेशन करूंगा, सोशियो इकोनॉमिक मूवमेंट्स पे करूंगा, एंड पीस एंड ट्राइबल राइट्स पे करूंगा। ओके, बाकी कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कुछ और भी चीजें हैं, जैसे विमेन मूवमेंट्स, खासकर विमेन मूवमेंट्स, ठीक है, क्योंकि इस बार विमेन बिल पास हुआ है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि शायद यूपीएससी आपसे विमेन से हुई मूवमेंट्स आपसे पूछ सकता है यूपीएससी, तो उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके, मॉडर्न इंडिया से हम विमेन लेड मूवमेंट्स देखेंगे कुछ। ओके, और इसके अलावा थोड़ा सा हम लोग जानेंगे हमारे जो रेडिकल्स टाइप की मूवमेंट थी, उनके बारे में जानेंगे, जो थोड़ी रेवोल्यूशनरी टाइप की मूवमेंट थी उनके बारे में जानेंगे। तो ये एटलीस्ट 5 लेक्चर्स करूंगा मैं आपके साथ मॉडर्न इंडिया में, और उसके बाद एंशिएंट एंड मिडाइवल में मैं आपके साथ एक सेशन करूंगा बेस्ड ऑन टर्मिनोलॉजीज।
जिसपे आपके लिए क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे लास्ट ईयर आया था, एक प्लेस का नाम था आंध्र प्रदेश का कि इसको किस नाम से जाना जाता था, बुद्धिस्ट प्लेस थी। ऑलराइट, और वो सब करंट अफेयर से रिलेट होगी। बाकी मैंने फिलोसफर्स पे आपको एक लेक्चर दिया था, उसको प्लीज देख लीजिएगा, उन पे डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा इस बार। इनके स्टैच्यू बने हुए हैं कई जगहों पे, कहीं पे रामानुज का बना है, कहीं पे शंकराचार्य का बना है, इन सब के स्टैच्यूज बने हुए हैं। तो प्लीज वो फिलोसफर्स वाला वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, एंड एज पार्ट ऑफ डेमो लेक्चर सीरीज मैंने डाला था। ऑलराइट, बाकी साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी, ये तीन चीज आप, मैं जो आपके साथ प्रीलिम्स करंट अफेयर रिवीजन सीरीज कर रहा हूँ, आप उस पर भरोसा रखिए। आपको लगेगा कई बार कि ये फैक्ट बेस्ड क्यों है, बट द थिंग इज कि यूपीएससी पूछ फैक्ट बेस्ड रहा है, इसलिए मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको एनवायरमेंट का स्टैटिक नहीं पढ़ा सकता, या साइंस टेक का स्टैटिक नहीं पढ़ा सकता, या इकोनॉमी का। बट द थिंग इज, अगर चीजें करंट बेस्ड ही आ रही हैं, अब अगर आप 12 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से कहो कि ये 2 तो स्टैटिक बेस्ड थे तो आपने ये नहीं करा है, अब उन 2 को छोड़िए यार, हमें 12 में से उन 10 में से एटलीस्ट 6 करेक्ट करने, दैट्स ऑल। आप 100 क्वेश्चंस के पीछे मत भागिएगा। ओके, मेक योर, कीप योर प्रिपरेशन बिट स्मार्ट। ओके, so that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.